नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। और देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में आज एनडीए के घटक दलों की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर होने वाली इस बैठक के पहले सियासी हलचल तेज है। बैठक में क्या कुछ होगा, इस पर भी निगाहें टिकी हुई हैं। भले ही बिहार विधानसभा के चुनाव में 1 साल का समय हो, राजनीतिक दल रणनीति बनाने में अभी से जुट गए हैं। इसी क्रम में पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास 1 अणे मार्ग पर एनडीए नेताओं की बड़ी बैठक होने जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि खबर यह भी है कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जा सकती है। बैठक में घटक दलों के एमपी, एमएलए, एमएलसी और संगठन से जुड़े नेता जुटेंगे। इस बैठक में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ साथ 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर भी रणनीति तैयार की जाएगी। सीएम आवास में होने वाली एनडीए की बड़ी बैठक को लेकर बिहार में सियासी बहस भी छिड़ गई है। बैठक पर विपक्ष के नेता चुटकी ले रहे हैं। एक बैठक एक अन्य मार्ग में बुला दें, चाहे दिल्ली में बुला दें, क्या फर्क पड़ता है बिहार के अंदर में। वहीं एनडीए के नेता उपचुनाव को लेकर इस बैठक को काफी अहम बता रहे हैं। स्वाभाविक रूप से एक साझा रणनीति बनेगी और लोकसभा चुनाव से बेहतर परिणाम। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। इसमें 3 सीटें इंडिया के पास थी। तेजस्वी यादव की ओर से 12 करोड़ 10 लाख की मानहानि का नोटिस भेजे जाने पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने पलटवार किया है। नीरज कुमार ने कहा कि वो अपनी ओर से लगाए गए आरोप पर कायम है और किसी भी नोटिस से डरने वाले नहीं है। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी कहा कि तेजस्वी यादव किसी को नोटिस क्या देंगे। आपके कानूनी नोटिस से डरने वाले नहीं। बिहार की सियासी लड़ाई मानहानि के नोटिस तक आई। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर सैलरी घोटाले का आरोप लगाया था, जिससे नाराज तेजस्वी यादव की ओर से जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार को 12 करोड़ 10 लाख की मानहानि का नोटिस भेजा गया है। अगर बकायदा कोई जवाब नहीं आएगा तो हम उनको कोर्ट तक लेंगे। तेजस्वी यादव की ओर से मानहानि का नोटिस भेजे जाने पर नीरज कुमार ने पलटवार किया। नीरज कुमार ने कहा कि वे अपनी ओर से लगाए गए आरोपों पर कायम हैं और किसी भी नोटिस से डरने वाले नहीं हैं। अभी तो सैलरी घोटाला का उद्भेदन किया है, प्रतीक्षा कीजिए, बेचैन कर देंगे। आपके नाम और घोटाले जुड़ने वाले हैं, ठग ग्रंथ लिखेंगे। तेजस्वी यादव और नीरज कुमार के बीच चल रही आरोप प्रत्यारोप वाली जंग में बीजेपी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी नीरज कुमार के साथ खड़े हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि तेजस्वी किसी को नोटिस क्या देंगे, लालू प्रसाद का परिचय ही घोटाला है। इसमें दिक्कत कहाँ है? लालू जी का परिचय ही घोटाला करना है। बिहार में विधानसभा का चुनाव 2025 में है, लेकिन सियासी आरोपों का दौर 2024 में ही चरम पर पहुंच गया है। दोनों ही ओर से आंकड़ों के जरिए एक दूसरे पर आरोपों की बौछार की जा रही है। इसी क्रम में जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर वेतन घोटाले का आरोप लगाया था, जिसके बाद से बिहार की सियासत गर्म है और अब मानहानि के केस तक पहुंच चुकी है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। दिवंगत पूर्व सांसद सैयद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब और उनके बेटे उसामा अपने समर्थकों के साथ आरजेडी में शामिल हो गए। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद की मौजूदगी में वे आरजेडी में शामिल हुए। जेडीयू और बीजेपी के नेताओं ने तंज कसा है। ये तस्वीर है राबड़ी आवास की। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद जिन्हें पार्टी की सदस्यता दिला रहे हैं, वो हैं हिना शहाब और उसामा शहाब। पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी और पुत्र। वही शहाबुद्दीन जिनके खिलाफ सिवान में कोई आवाज उठाने की हिम्मत नहीं रखता था, लेकिन तिहाड़ जेल में शहाबुद्दीन की मौत के बाद समीकरण बदल चुका है। अब शहाबुद्दीन के परिवार की वो सियासी हैसियत नहीं रह गई है, तो आरजेडी भी 2025 की चुनावी बिसात बिछाने में जुटा है और नजर है मुस्लिम वोट बैंक पर। जरूरत दोनों तरफ की है। हिना और उसामा शहाब को लालू प्रसाद ने पार्टी की सदस्यता दिलाई और तेजस्वी ने दावा किया कि इससे पार्टी मजबूत होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद अपने नेतृत्व में दोनों लोगों को सदस्यता
दिलाई गई है। हिना शहाब और ओसामा के आरजेडी ज्वाइन करने के बाद बिहार की राजनीति में बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। जेडीयू ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। अब ये उनका दर्शाता है कि क्या कर रहे हैं वो, किसको किसको ला रहे हैं, तो दोष हमको दे रहे हैं और काम वही कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने सत्ता के लिए आरजेडी पर शहाबुद्दीन के परिवार के साथ यूज एंड थ्रो की राजनीति का आरोप लगाया है। अफसोस होता है कि जब स्वर्गीय शहाबुद्दीन जी की जेल में निधन हुआ था, उसके बाद जो है ये परिवार लालू जी का दोनों बाप बेटा में से कोई दो संवेदना के शब्द व्यक्त करने नहीं गए थे। बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में राजनीतिक दलों ने वोटों का गुणागणित बिठाना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव में हिना शहाब ने सिवान से निर्दलीय चुनाव लड़ा और आरजेडी के ऑफिशियल उम्मीदवार को तीसरे स्थान पर ढकेल दिया। ये रिजल्ट बताता है कि सिवान और उसके आसपास के इलाके में अभी भी शहाबुद्दीन के समर्थकों की संख्या काफी है। यही पैटर्न रहा तो विधानसभा चुनाव में आरजेडी का खेल बिगड़ सकता है। लिहाजा आरजेडी ने शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब और बेटे ओसामा को पार्टी ज्वाइन करा लिया है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान का आरएसएस ने समर्थन किया है। आरएसएस के शीर्ष नेतृत्व में से एक दत्तात्रेय होसबोले ने ये कहा कि जाति में भेद करेंगे तो कटेंगे। इस बात और इसके बाद बिहार में सियासत इस पर गर्म हो गई है और बयानों के जरिए वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। सीएम योगी के कटेंगे तो बटेंगे वाले बयान पर जमकर सियासी बवाल हो रहा है। अब इस पर संघ ने भी प्रतिक्रिया दी है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि हमें इसे आचरण में लाना होगा। उन्होंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। ये हिंदू एकता और लोक कल्याण के लिए जरूरी है। मुद्दा क्या है? स्पिरिट यही है, समाज की एकता एकात्मता। हम जाति भाषा प्रांत के अगर पिछड़ा भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। योगी आदित्यनाथ की बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान का आरएसएस ने समर्थन किया है। इस पर बिहार की सियासत भी गर्माती दिख रही है। मैं समझता हूँ यह न सिर्फ जातीय उन्माद बल्कि धार्मिक उन्माद फैलाने वाला बयान है। आरएसएस के समर्थन का बीजेपी ने स्वागत किया है। सनातनी परंपरा के लोगों को योगी आदित्यनाथ और दत्तात्रेय होसबोले के संदेश को समझना होगा। वहीं आरजेडी और कांग्रेस ने निशाना साधा है। आरएसएस वाले राजनीति नहीं कर रहे हैं, शुद्ध रूप से ये गुंडागर्दी है। जबकि इस पूरे मामले पर जेडीयू के नेता संभल कर बयान दे रहे हैं। संविधान हमारे लिए बाइबिल है, कुरान है, कुरान शरीफ है, रामायण है। 2 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है। उसके पहले बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान का आरएसएस ने समर्थन कर हिंदुत्व एजेंडा साफ कर दिया है। विपक्ष जहां जाति की सियासत पर जोर दे रहा है, वहीं बीजेपी हिंदू एकता की बात कर चुनावी नैया पार करना चाहती है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी डिजिटल फ्रॉड का जिक्र किया है। पीएम मोदी ने कहा कि डिजिटल फ्रॉड से सावधान रहने की जरूरत है। डिजिटल फ्रॉड से बचने के लिए समाज में जागरूकता की जरूरत है। एरएस के नाम पर हो रहे स्कैम से बचने के लिए बहुत जरूरी है हर किसी की जागरूकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के 115वें एपिसोड में कई जरूरी मुद्दों पर बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में डिजिटल अरेस्ट को लेकर चर्चा की और इसे धोखाधड़ी वाली गतिविधि करार दिया। उन्होंने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि डिजिटल अरेस्ट सिर्फ झूठ और फ्रॉड है, क्योंकि कोई भी जांच एजेंसी वीडियो कॉल नहीं करती। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हो रहे स्कैम से बचने के लिए बहुत जरूरी है हर किसी की जागरूकता, हर नागरिक की जागरूकता। जो लोग भी इस तरह के साइबर फ्रॉड का शिकार होते हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए। आपको बता दें कि हाल के 1-2 साल के अंदर डिजिटल अरेस्ट एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है, जिसमें साइबर फ्रॉड अधिकारी बनकर किसी व्यक्ति को ऑडियो या वीडियो कॉल करते हैं।
कोई भी गलती बताकर उन्हें डराते हैं और एक तरह से उसी व्यक्ति के घर में उसे डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं। फिर गिरफ्तारी का भय दिखाते हैं और बाद में गिरफ्तारी से बचाने के नाम पर लाखों करोड़ों की ठगी कर लेते हैं। पीएम मोदी ने इसी डिजिटल फ्रॉड से लोगों को सावधान किया है और कहा है कि इससे बचने के लिए समाज में जागरूकता जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि फ्रॉड कॉल आने पर पहले रुके, सोचें और फिर एक्शन लें, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट सिर्फ झूठ और फ्रॉड है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर के सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। संजय झा ने लिखा कि दरभंगा एयरपोर्ट अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनेगा। दरभंगा एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनाने और इसके रनवे की लंबाई 12,000 फीट तक बढ़ाने के प्रस्ताव को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मंजूरी दे दी है। इसके लिए 90 एकड़ अतिरिक्त भूमि की मांग की गई है। इस संबंध में राज्य सरकार के अधिकारियों से मेरी बात हुई है। अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया 6 से 8 महीने में पूरी हो जाएगी। तो संजय झा का एक्स पर ये पोस्ट है जिसमें उन्होंने एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनाने की बात कही है। दरभंगा एयरपोर्ट की बात उन्होंने कही है और उन्होंने ये भी कहा है कि 6 से 8 महीने में जो इसकी प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी। और पटना से बड़ी खबर, जहां देर रात कारोबारी की हत्या से सनसनी फैल गई। बाकरगंज में आभूषण कारोबारी की हत्या हो गई। घर में ही गोली मारकर हत्याकांड को अंजाम दिया गया। मृतक का नाम अवधेश कुमार बताया जा रहा है। पीरबहोर थाना क्षेत्र में इस वारदात को अंजाम दिया गया। मामले की छानबीन करने में पुलिस जुटी हुई है। तो घर में ही गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। मृतक का नाम अवधेश कुमार बताया जा रहा है। 11 बजे दुकान को बंद कर घर लौट रहा था, तभी इस घटना को अंजाम दिया गया। अपराधी ने घर में घुसकर हत्या कर दी है। उनके रहने वाले रूम में घुस करके और जो है गोली मार दिया गया, जिन्हें इलाज के लिए पारस हॉस्पिटल ले जाया गया। इलाज के क्रम में और देखिए, घटना के बाद कई सवाल भी हैं और इस सवाल के बाद कह सकते हैं कि जवाब भी तलाशने की कोशिश है। आभूषण कारोबारी ही निशाने पर क्यों हैं? और सवाल ये भी ऐसी घटनाओं के बाद से कि क्या अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं है? संजय हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, क्या घटनाक्रम सामने आई, अपडेट क्या है? देखिए, रविवार को बैक टू बैक 2 घटनाएं हुई हैं राजधानी पटना में। पहली घटना दीघा इलाके में हुई, जहां पर सोशल मीडिया में विवाद को लेकर एक युवक को गोली मार दी गई। और दूसरी बड़ी घटना पटना के पौष इलाके बाकरगंज में हुई है। पीरबहोर थाना क्षेत्र में आभूषण कारोबारी है 65 साल के, और उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। और सबसे हैरानी की बात है राहुल कि उनकी हत्या उनके घर में ही जो अपराधी थे वो पहुंच गया और उनके घर में उनकी गोली मारकर हत्या की गई है। ऐसे में राजधानी की विधि व्यवस्था का अंदाजा आप लगा सकते हैं। बहरहाल घटना के बाद पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। सीसीटीवी फुटेज जो है उसको रिकवर किया गया है और उसमें अपराधी के बारे में जानकारी मिली, किस तरीके से वो पहुंचा और उसके बाद उनकी गोली मारकर हत्या की गई। वो इनका नाम जो है अवधेश अग्रवाल बताया जा रहा है और ये बड़े कारोबारी हैं और इनकी मिठाई की भी दुकान है। दोनों काम, ये आभूषण और मिठाई दोनों का काम ये करते थे। बहरहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधी तक पहुंचने की पुलिस कोशिश कर रही है और फिर पूरे मामले का उद्भेदन हुआ कि आखिरकार हत्या की वजह क्या रही। जी चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। और अब खबर राजधानी पटना से है, जहां एक फर्जी दरोगा की गिरफ्तारी हुई है। घटना रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां दरभंगा के बहादुरपुर का रहने वाला विपिन कुमार पासवान दरोगा की वर्दी में कुछ लोगों से उलझ रहा था। इसी दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने विपिन कुमार पासवान को उस पर शक हुआ। उसके बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की। शक होने पर पुलिस थाने लेकर गई, जहां पूछताछ में उसके फर्जी वर्दीधारी होने का खुलासा हुआ। विपिन कुमार पासवान फर्जी दरोगा बनकर पिछले 6 महीने से रामकृष्ण नगर इलाके में रह रहा था। पूछताछ में उसने कबूल किया कि उसने दरोगा बनकर कई लोगों से ठगी किए हैं। ऐसे पूछताछ किए तो बोला कि हम 6 महीना से यही सोरंगपुर में किराए के मकान में रहते थे और वर्दी पहन करके
वसूली का काम करते थे। ये कितने लोगों के साथ यहाँ पे रहता था और वसूली का काम? अकेले रहता था ये, अकेले रहता था ये। वर्दी कहाँ से लाया? वर्दी बोलता था कि वहाँ चिड़िया टाल पूछ पर कौन वहाँ सिलवाया है। खुद से वर्दी सिलवाया है? हाँ, खुद से वर्दी सिलवाया है। अब तक के यही पूछताछ में यही पता चला कि खुद से वर्दी। अब बात झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की, तो शुक्रवार को नामांकन सभा के दौरान इरफान अंसारी के एक विवादित बयान ने झारखंड की राजनीति में भूचाल ला दिया है। इरफान अंसारी की तरफ से अभद्र टिप्पणी किए जाने के बाद जामताड़ा से बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। सीता सोरेन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फूट फूट कर रोई। उन्होंने इरफान अंसारी पर अनाप शनाप बयान देने का आरोप लगाया, साथ ही आदिवासी समाज के अपमान का भी आरोप लगाया। सीता सोरेन के साथ बिहार के नवादा से बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने इरफान अंसारी को मानसिक रूप से बीमार बताया है। जामताड़ा विधानसभा में कैंडिडेट मुझे बनाया गया है, तब से यहाँ के जो नेता इरफान अंसारी मेरे विषय पर कई अनाप शनाप टिप्पणी करते आ रहे हैं। उनको भी एक दायित्व बनता है कि एक मंत्री का क्या ये होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। क्या इस तरह एक आज मेरे पति नहीं है तो क्या हम उनकी बातों से बातों को रखा है तो विषय बहुत ही गंभीर है। वह एक मानसिक बीमारी से ग्रसित इरफान अंसारी, जो झारखंड का मंत्री और जामताड़ा का विधायक, किस मानसिकता से यहाँ पे वह व्यक्ति सोचता है और हेमंत सोरेन सरकार का मंत्री है, ये पूरे झारखंड के सरकार के मानसिकता को दर्शाता है कि स्वार्थ और स्वयं के अलावा समाज का चिंतन इस सरकार को नहीं है। सीता सोरेन पर अभद्र टिप्पणी के बाद जामताड़ा विधायक और मंत्री इरफान अंसारी ने माफी मांग ली है। इरफान अंसारी ने कहा कि उन्होंने अपने बयान में कहीं सीता सोरेन का नाम नहीं लिया था। अगर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं। भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोने के बाद उन्होंने सीता सोरेन पर ड्रामेबाजी का आरोप लगाया और इस मुद्दे को खत्म करने को कहा। इस मामले पर मध्य प्रदेश के झाबुआ से कांग्रेस विधायक सह AICC ऑब्जर्वर डॉक्टर विक्रांत भुइया ने भी इरफान अंसारी का पक्ष लिया और सीता सोरेन पर इसे बेवजह मुद्दा बनाने का आरोप लगाया। मैं फिर से कहता हूं, भाभी जी मुद्दे पे लड़िए, डेवलपमेंट पे आइए। ये कहां से आप बोल दिए कौन जो आरोप आप लगाया मुझ पर? मैंने आपको नहीं कहा है भाभी जी, मैं बता रहा हूँ। सीता सोरेन जी मैं बार बार बोल रहा हूँ, मुद्दे पे आइए, लड़िए, मुद्दे पे लड़िए। आपका नाम कहीं नहीं मैंने लिया है कि सीता सोरेन जी ये है वो है वैसा है वैसा है। फिर कहाँ से बात आ रही है? मत कीजिए, मुद्दे पे आइए। अगर फिर भी मैं कहना चाहता हूँ भाभी, अगर आपको मेरी भावनाओं से ठेस पहुँचा है, इरफान अंसारी से अगर आपको एलर्जी है, अगर लगता है कि नहीं इरफान सही नहीं ऐसे कहा होगा, तो भी मैं कहता भाभी जी हमको माफ कर दीजिए। आप चलिए खत्म कीजिए मुद्दा को। और सीता सोरेन जी आज जिस तरह से प्रेस वार्ता कर ये कोशिश कर रही है, बताने की कोशिश कर रही हैं कि आदिवासियों की अस्मिता के साथ छेड़छाड़ हुई है, ये बिल्कुल गलत। मैं सम्मान करता हूं, हर महिला का सम्मान करता हूं, आदिवासी भाई का सम्मान करता हूं, पर चुनाव जो लड़ रहा है इरफान अंसारी जी, जो लड़ रहे हैं, जो बात उन्होंने कही नहीं, उसको मुद्दा बनाना बिल्कुल गलत है।
सीता सोरेन के मामले पर गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन पर जोरदार हमला बोला। निशिकांत दुबे ने कहा कि राजनीति अपनी जगह है और परिवार अपनी जगह। हेमंत सोरेन को इरफान अंसारी का टिकट वापस ले लेना चाहिए और सीता सोरेन के पैर छूकर माफी मंगवानी चाहिए। राजनीति अलग है। राजनीति को व्यक्ति, कम से कम वो आपकी भाभी हैं, वो दुर्गा सोरेन जी की धर्मपत्नी है। इस व्यक्ति ने हाथ पकड़कर, बड़े भाई, आपको राजनीति में जबरदस्ती आने के लिए कहा। उनकी पत्नी को कह रहा है कि रिजेक्टेड माल है, और आप आज भी जो है उसके नॉमिनेशन में जाना चाहते हो, आज भी प्रचार करना चाहते हो। यदि हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन में कोई हैसियत हिम्मत है तो इरफान अंसारी को उसको टिकट काटना चाहिए, सरेआम माफी मांगना चाहिए और कम से कम सीता सोरेन जी से पैर छूकर माफी मांगनी चाहिए। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।